नमस्कार शिक्षक साहब, आओ भाई साहब। आइए आइए भाई साहब, चले आओ भाई, राणा जी को भी बुला लो। मोनू रणधीर राणा जी। नमस्कार साथियों, सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा सा आज 20 नॉर्मली नहीं होता कभी लेट, पर आज थोड़ा पीछे हूँ। आज आपके बीच में एक ऐसे गड़बड़ झाले और घोटाले को लेकर हम सब उपस्थित हैं जो हिंदुस्तान के इतिहास में व्यापम घोटाले से भी बड़ा है। हरियाणा का रोजगार भर्ती और बिक्री घोटाला। खट्टर सरकार में नौकरी पाने का तरीका अब खर्ची पर्ची से अटैची तक पहुंच गया है और एचपीएससी जो है हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर बन गया। हरियाणा वासियों के सामने, हमारे नौजवान युवक युवतियों के सामने एक बात साफ है, खट्टर साहब बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे लगाकर प्रदेश के लाखों करोड़ों नौजवानों को मूर्ख बनाते रहे और हरियाणा में नौकरियों की बिक्री की मंडी चलती रही। भाजपा जजप्पा सरकार में अब खर्ची भी विकास का टॉनिक पीकर अटैची बन गई है। 32 से अधिक पेपर लीक और भर्ती घोटाले को उजागर कर हम लगातार हरियाणा के युवाओं से होते अत्याचार को आपके माध्यम से जनता के सामने रखते रहे, परंतु सरकार हमेशा विपक्ष की बात को टालती रही। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन यानी हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर के डिप्टी सेक्रेटरी और एचसीएस अधिकारी अनिल नागर, अश्वनी कुमार और अन्य की गिरफ्तारियों से साफ है कि हरियाणा में नौकरी भर्ती और नौकरी बिक्री घोटाला देश का सबसे बड़ा रोजगार घोटाला है। मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने 3 जुमले रटे हुए हैं, मेरिट, पारदर्शिता और बिना पर्ची खर्ची। नौकरियां बिकें, पर्चे लीक हों, खाली ओएमआर शीट भरी जाएं, रोल नंबर एक दूसरे के पीछे लगाए जाएं, पेपर में धांधली हो, पर खट्टर साहब जनता के सामने और पत्रकारों के सामने ये 3 जुमले उछालकर निकल जाते। पर हरियाणा के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने, हरियाणा के युवाओं के भविष्य को अंधकारमय करने, उसकी जिम्मेवारी और जवाबदेही दोनों मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दरवाजे पर है। प्रदेश के युवाओं की मांग है और प्रदेश के युवाओं की ओर से मैं आज सिलसिलेवार 7 बिंदु लेकर उपस्थित हूं कि प्रदेश के युवाओं को इन 7 सिलसिलेवार बिंदुओं का खट्टर साहब जवाब दें। नंबर 1, एचपीएससी को हरियाणा पोस्ट सेल काउंटर क्यों बना दिया? साफ है कि हर भर्ती के रेट हरियाणा में अब तय हैं। 25 लाख दो, डेंटल सर्जन बन जाओ। 20 लाख दो, एचसीएस का प्रिलिमिनरी पेपर पास कर जाओ। 1 करोड़ दो, एचसीएस अधिकारी लग जाओ। 50 लाख दो, नायब तहसीलदार लग जाओ। यह बात हम नहीं कह रहे, ये बात हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वो डिप्टी सेक्रेटरी जो अब पकड़े गए, वो और 1 करोड़ की नकदी भी जिनके पास से पकड़ी गई दफ्तर में, ये वो सरकार की विजिलेंस को बता रहे हैं। दूसरा बिंदु, अनिल नागर तो खट्टर सरकार का चहेता अधिकारी था। अगर मैं ये कहूं कि एक तरह से गठबंधन का प्रतिनिधि था तो शायद गलत नहीं होगा। चौटाला सरकार में 2004 में अनिल नागर की भर्ती हुई और 2016 में खट्टर साहब ने उसे ज्वाइन करवाया। हरियाणा बोर्ड से लेकर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन तक अलग अलग महत्वपूर्ण पदों पर
केवल 4 साल की सीनियरिटी वाला यह अधिकारी रहा। साथियों, यह बिना किसी बड़े आशीर्वाद के संभव नहीं। सवाल तो यह है कि आईएएस स्तर के एचपीएससी के सेक्रेटरी को दरकिनार करके सभी महत्वपूर्ण भर्तियों का प्रबंधन और सीक्रेसी 4 साल पुराने एक एचसीएस अधिकारी को किसने दी, कैसे दी और क्यों दी? सवाल बड़ा सीधा है। तीसरा बिंदु, खट्टर सरकार ने, मुख्यमंत्री खट्टर साहब ने भर्तियों में सुधार के नाम पर नौकरी लगाने वाले दोनों आयोगों में परीक्षाओं का परोक्ष रूप से निजीकरण कर दिया है। प्राइवेट कंपनियां पेपर बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही सेंटर संभाल रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रोल नंबर दे रही हैं, प्राइवेट कंपनियां पेपर कंडक्ट कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ओएमआर शीट स्कैन कर रही हैं, प्राइवेट कंपनियां रिजल्ट बना रही हैं, प्राइवेट कंपनियां ही आंसर की में जो ऑब्जेक्शंस आते हैं उन पर फैसला कर रही हैं। अगर सब कुछ निजी कंपनियों या अश्वनी जैसे जो ठेके पर लगाए गए कर्मचारी हैं उनके हाथों में है, जिनका कोई जिम्मेवारी या दायित्व नहीं, तो फिर सच्चाई क्या है? और अगर ज्यादा हंगामा बच जाए, कोई बहुत आप में से कोई साथी दिखा दे या कोई विपक्ष का साथी बोल दे, तो एक कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है और दूसरे नाम से फिर वही कंपनी बना ली जाती है। अगर हमारे प्रदेश के युवाओं का भविष्य इन नौकरियों के ठेकेदारों ने निर्धारित करना है, तो खट्टर साहब की जरूरत क्या है या उनकी सरकार की? सरकार की जिम्मेवारी या जवाबदेही क्या है? चौथा बिंदु, डेंटल सर्जन जैसे लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले पदों पर अब यह जाहिर है कि 25-25 लाख लेकर भर्तियां की जा रही। 8 ओएमआर शीट में तो उत्तर भरने का कबूलनामा तथाकथित तौर से इसने नागर ने ही स्वीकार कर लिया, और वो कहते हैं कि अश्वनी ने भी स्वीकार किया और विजिलेंस टीम को भी दे दिया। सवाल यह है कि कितनी और ओएमआर शीट इस प्रकार से भरी हुई होंगी? ये तो वो हैं जो कबूल हो गई या पकड़ी गई, कितनी और ओएमआर शीट भरी हुई होंगी? क्या इनके साथ मिले कंपनी के दूसरे लोगों को हिस्सा नहीं पहुंचा होगा? नौकरी रिश्वत कांड का यह पैसा खट्टर सरकार में किस किस सफेदपोश और अधिकारी तक पहुंचा, सवाल यह है जिसका कोई जवाब ही नहीं देता। पांचवां पहलू, एचसीएस जैसी प्रदेश की सबसे बड़ी नौकरी की भर्ती में भी 24 कैंडिडेट्स के रोल नंबर अनिल नागर के पर्स से निकले। इनमें से 6 पास हुए, 7 टॉपर्स की लिस्ट में, बाकी पर जांच चल रही है। यह सब ओएमआर शीट के खेल से हुआ। डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर का यह खुद का कबूलनामा है, आपने यह छापा है, मैं भी नहीं कह रहा। कमाल यह है कि जितनी ओएमआर शीट के बारे में नागर ने स्वीकारा वो तो बरामद ही नहीं हुई, वो कहां गई? और अचरज की बात यह भी है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में नागर के कमरे के पीछे स्ट्रांग रूम की जिम्मेवारी भी आईएएस जो सचिव हैं उनको ना देकर 4 साल पुराने एचसीएस अधिकारी डिप्टी सेक्रेटरी को दे दी गई। क्यों? असलियत में कितनी और ओएमआर शीट्स हैं और कितने करोड़ों रुपया नौजवानों को ठगकर रिश्वत में लिया गया, इसके बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आ रही। और क्या यह अंदर बैठकर ओएमआर शीट भरने का चमत्कार है दोस्तों कि एचसीएस की प्रिलिमिनरी परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग भी थी और बहुत मुश्किल कहते हैं पेपर था, उसके बावजूद भी इतिहास में सबसे अधिक 68.5% मेरिट आई। सामान्य वर्ग में हरियाणा के 30 से 40% कैंडिडेट भी पास नहीं हुए, और अनिल नागर जैसे लोग और सरकार में बैठे सफेदपोश
20-20, 25-25 लाख रुपए लेकर खुद ही ओएमआर शीट भरते मिले। क्या एक डिप्टी सेक्रेटरी, मैं आपसे पूछता हूं और आपके दर्शकों और पाठकों से, क्या एक 4 साल पुराना डिप्टी सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी यह सब कर सकता है अकेले? क्या यह साफ नहीं कि सत्ता में बैठे बड़े बड़े सफेदपोशों और बड़े बड़े अधिकारियों का संरक्षण और हाथ इस अधिकारी के ऊपर था और है? छठा पॉइंट, ये लोग खुद कबूल कर रहे हैं कि एचपीएससी की सीक्रेसी तक इस गिरोह की, इस नौकरी बेच गिरोह की बगैर रोक टोक एंट्री थी। ये मान रहे। ये लोग सिक्योरिटी, पुलिस की सिक्योरिटी और सीसीटीवी कैमरे जो वहां लगे उनके बीच सीधे सीक्रेसी तक जाते और ओएमआर शीट तक के फोटो खींच लाते। यह भी उन्होंने स्वीकार लिया। तो आप मुझे बताइए, क्या एचपीएससी की सीक्रेसी, जहां मैं, जहां आप या शायद खुद खट्टर साहब भी नहीं जा सकते, इनको अनुमति कैसे मिल गई? यह कैसे हुआ? और जिस जगह पर नियमों के अनुसार इस प्रदेश का मुखिया भी नहीं प्रवेश कर सकता, वहां नौकरी बेच गिरोह ऐसे कैसे जा रहा था जैसे रेडी से सेब केले लेने जा रहा हो और वापस आ रहा था। और जब ये लोग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की इन महत्वपूर्ण शाखाओं में घुसपैठ करते थे, हेराफेरी करते थे, नौकरियां बेचते थे, रिश्वत लेते थे, तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन, वहां के मेंबर, वहां की पुलिस, प्रदेश की सीआईडी, प्रदेश की सरकार, वो आंख मूंदे क्यों बैठी थी? क्या ऐसा तो नहीं कि ऊपर से नीचे तक सबकी आंखों पर चांदी के सिक्कों का चश्मा चढ़ा रखा था? और सातवां बिंदु, इस व्यापम गिरोह, अब इसे व्यापम गिरोह ही कहता हूं मैं, इस व्यापम गिरोह के तार एचपीएससी नहीं, अब यह सामने आया कि हरियाणा बोर्ड और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन तक भी जुड़े हैं। 2016-17 से हरियाणा में एचटेट परीक्षा में भी हेराफेरी की बात सामने आ गई, पेपर बेचने की बात भी सामने आ गई। कई और पदों पर हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी बात भी अब सामने आ रही है। विजिलेंस के अनुसार जो जसबीर सिंह मलिक को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैनिंग और पेपर चेकिंग का ठेका मिला, मैं दोबारा याद दिलाता हूं आपको, विजिलेंस कह रही है कि जो जसबीर सिंह मलिक को ऑनलाइन एप्लीकेशन स्कैनिंग और पेपर चेकिंग का ठेका मिला, वही कैंडिडेट्स को फंसा कर रिश्वत देने के लिए लेकर आ रहा था। तो फिर नौकरी भर्ती का तो खेल ही सारा नकली है खट्टर सरकार में, अब यह साफ है। साथियों, एक बात बिल्कुल सामने है, खट्टर सरकार हर बार जब रंगे हाथों पकड़ी जाती है तो 4-5 दिन अच्छी अच्छी खबरें चलवाती है, शेखी बगाड़ती है और फिर पर्दा डाल देती है। मैं 3 उदाहरण आपको याद करवाऊंगा। 7 साल पहले क्लर्क की भर्ती में 7 परीक्षाएं हुई, याद करिए। वो सारे पेपर लीक हुए, पकड़े गए। जुड़ाव कहां मिला? पानीपत के एक स्कूल संचालक जो भाजपा के नेता हैं वहां। ये सबने स्वीकारा कि पेपर लीक हुआ है। एसआईटी का गठन हुआ, कहा हम बड़ी पारदर्शिता करेंगे। आज 7 साल बाद मैं पूछता हूं हुआ क्या? मैं बताता हूं। उस एसआईटी ने भाजपा के उस नेता के स्कूल को क्लीन चिट दे दी, वो सारी नौकरियां लग गई, कोई पेपर जो लीक हुआ था उसे कूड़ेदान में डाल दिया गया। एक आपको और उदाहरण याद दिलाता हूं। 2017 में हमने एक सुपरमैन को देखा, आदरणीय खट्टर साहब को, उन्होंने रेड मारी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में सुपरमैन के तौर पर। बहुत सारे क्लर्क सस्पेंड हुए। उसके बाद क्या हुआ? अब 2021 तक आप भी भूल गए, लोग भी भूल गए, बच्चे भी भूल गए, सारा मामला बंद। 2018 में 18-19 में याद करिए, कैश फॉर जॉब स्कैम हुआ।
हमने पब्लिक सर्विस कमीशन के बाहर धरना लगाया, कांग्रेस पार्टी ने अलग अलग जिलों में प्रदर्शन किया, आखिर में खट्टर साहब को एफआईआर दर्ज करनी पड़ी, एसआईटी बनाई गई, यही हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में कैश फॉर जॉब स्कैम में 2021 में। बताइए खत्म हो गया, क्या हुआ? सब बंद, कुछ नहीं हुआ। 32 पेपर लीक हो चुके पिछले 7 साल में, कई बंदे पकड़े गए, क्या हुआ? कुछ नहीं, सब बंद। तो पुलिस कांस्टेबल मेल हो, वो सब इंस्पेक्टर हो, वो नायब तहसीलदार हो, नायब तहसीलदार में बाकायदा एफआईआर दर्ज हुई। कोर्ट में जाकर खट्टर सरकार ने कहा सब ठीक है, सब चंगासी, अपने गुरु आदरणीय मोदी जी की तरह। एक बात इसलिए साथियों साफ है कि न तो एचसीएस अनिल नागर और न ही अश्वनी शर्मा इस घोटाले की आखिरी कड़ी है। इसकी कड़ी ऊपर जाती है, ऊपर, और वो ऊपर कहां तक पहुंच रही है उसकी जांच होना और करना आवश्यक है। इसलिए नौकरी बेचने के इस खेल ने हरियाणा के युवाओं के भविष्य को खा खाकर दीमक की तरह खोखला बना रखा है। हमारी 5 सीधी मांग है। नंबर 1, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को बगैर देरी बर्खास्त किया जाए ताकि एक निष्पक्ष जांच हो सके। नंबर 2, जिन भर्तियों की परीक्षाएं हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड में या फिर हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में अनिल नागर की पोस्टिंग के दौरान हुई है, उन सारी भर्तियों को और एग्जामिनेशंस को रद्द किया जाए। नंबर 3, हरियाणा के इस नौकरी बिक्री व्यापम घोटाले की जांच पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की देखरेख में एक एसआईटी करे। An investigation monitored by the Chief Justice of Punjab and Haryana High Court by an SIT directly monitored by him। ना कि हरियाणा सरकार की एजेंसियां करें, जिनका रिकॉर्ड मैंने आपको पिछले 7 साल का बता दिया, ताकि निष्पक्ष जांच हो और कौन से सफेदपोश हरियाणा के बच्चों के भविष्य को बेचकर अपनी जेबें भर रहे हैं और ये रिश्वत कांड चला रहे हैं, उनके चेहरे जनता के सामने आ सके। चौथी मांग, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का पुनर्गठन हो। कोई भी नई भर्ती करने से पहले जो एक्सपर्ट्स हैं उसके लिए एक्सपर्ट्स का सुधारों के लिए एक पैनल बनाया जाए, उस पैनल की रिकमेंडेशन सार्वजनिक की जाए और उनकी फिर अनुपालना या उसका क्रियान्वयन किया जाए। और 5वीं मांग, खट्टर साहब हरियाणा के युवाओं से माफी मांगे जिन्हें आप बिना पर्ची बिना खर्ची के नारे देकर 7 साल से मूर्ख बना रहे हैं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। संदीप जी, यस, हाँ बंद साहब। मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं जब ये स्कैम की बात आती है, कहते भी कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान भी भर्तियों में घोटाले होते थे, कांग्रेस दबा देती थी, हम खुद पकड़ के उजागर कर देते। आदरणीय मित्र, सच्चाई यह है कि सावन के अंधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। खट्टर साहब अपनी सरकार में नौकरी भर्ती व्यापम घोटाले को दबाने के लिए 3 जुमले उछाल देते हैं। मेरिट, पारदर्शिता, बिना पर्ची बिना खर्ची। मैंने आपको 5 उदाहरण दिए इसलिए ताकि आप अगर मुझसे सवाल पूछे तो आपके पास ठोस फैक्ट्स हो। क्लर्क भर्ती घोटाले में एसआईटी बनाई खट्टर साहब, आपने कहा मैं बड़ी पारदर्शिता से काम करूंगा, सबको सजा दूंगा। आपने भाजपा के उस स्कूल संचालक को क्लीन चिट दे दी। आपने खुद पब्लिक सर्विस कमीशन पे रेड मारी, कई लोगों को दोषी पाया, सस्पेंड किया, आपने सबको बहाल कर दिया। बाद में कैश फॉर जॉब स्कैम पकड़ा गया, एफआईआर दर्ज हुई, हमने प्रदर्शन धरने किए, युवाओं ने प्रदर्शन किए, आपने आज तक किसी को सजा नहीं दी। 32 पेपर लीक हो गए, आज तक कोई आदमी जेल में गया। ये पेपर बेच कौन रहा है?
क्योंकि अगर कांग्रेस के समय में यह नहीं था और आज है, तो आप केवल यह कहकर के तब उजागर नहीं हुआ और आज उजागर हो रहा है। 7 साल से आपकी सरकार है, आप पकड़कर अंदर कर दीजिए। दिल्ली में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, सीआईडी आपके पास है, पुलिस आपके पास है, आईबी आपके पास है, ईडी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है। अगर 10 साल में कांग्रेस में कुछ हुआ है नौकरी में तो बताइए ना। उनका तो कहना है कि नोटिस में आते ही पर्चा दर्ज कराते हैं, हम जांच शुरू करवा देते हैं। इसीलिए बंसल साहब मैंने कहा, केवल शब्दों के मायाजाल से काश खट्टर साहब उस मां बाप की या उस युवक युवती की हरियाणा के दुख तकलीफ और पीड़ा समझ सकते, जिसने अपने बच्चे को पढ़ाया, एमए, पीएचडी, बीएड, बीएससी, एमएससी। उस बच्चे ने फिर प्राइवेट संस्थाओं में जाकर कोचिंग इंस्टीट्यूशन से तैयारी की, लाखों रुपया फिर खर्चा, दिल्ली भेजा, चंडीगढ़ भेजा, फरीदाबाद, गुड़गांव भेजा, और फिर जब वो पेपर देने गए तो उनके भविष्य को सिक्कों के अंदर बेच दिया गया, मंडी में जैसे सब्जी और फल बेचते हैं। नौकरियों की मंडी लगाकर बेच डाला गया। उस बाप पे मां पर क्या गुजरती होगी खट्टर साहब, काश आप समझ सकते, काश आप ये जान पाते कि उस युवक या युवती पर जो हरियाणा का है, जिसके हक मारकर आप नौकरियों की मंडी में यहां नौकरियां बिक रही, उन पर क्या बीतती होगी। केवल शब्दों के मायाजाल से सच्चाई नहीं बदलेगी। तो सुरजेवाला साहब, आपको जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का लघु जवाब है, आपका ये आक्षेप है जो आपकी बात से निकला, उसको कलेक्ट कर देना अगर आक्षेप नहीं है जी, कि ये खाली नागर नहीं कर रहा था, ये तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक प्लान्ड वे से नौकरी बेची जाती है, आप ये कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। नौकरी भर्ती व्यापम घोटाला केवल एक 4 साल पुराना एचसीएस अधिकारी नहीं कर सकता। इसमें बड़े से बड़े पद पर बैठे सफेद पोशों का, उन लोगों का जिन्होंने एचपीएससी के चेयरमैन, मेंबर्स और अधिकारी लगाए उनका, और उन सब का जो इस सारे नौकरी भर्ती घोटाले में शामिल हैं, उनके चेहरे सामने आने चाहिए। 7 साल का खट्टर सरकार का रिकॉर्ड है। 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात, 4-5 दिन खबरें चलेंगी, शेखी बघारी जाएंगी, अंधभक्त जो हैं वो ये कहेंगे कि हमारी सरकार में पकड़े गए, और उसके बाद उसको बंद कर दिया जाएगा। इसी से मैंने आपको नायब तहसीलदार का, माफी चाहूंगा एक लाइन और जोड़ूंगा, नायब तहसीलदार का उदाहरण दिया। नायब तहसीलदार में जो हेराफेरी हुई आप सब जानते हैं, आपने लिखी, बाद में शपथ पत्र देकर खट्टर साहब ने हाईकोर्ट में कहा कि सब ठीक है, कुछ हुआ ही नहीं। आज तक क्या 32 नौकरियों में पेपर लीक भर्ती घोटालों में क्या एक आदमी को सजा मिली? क्या ये अपने आप हो रहे हैं? क्या मुख्यमंत्री की, जिन्होंने एचपीएससी बनाया है, जिन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया है, जहां बीजेपी के लोग बैठे हुए हैं, जो उनके लगाए हुए अधिकारी हैं, उनकी नाक के नीचे ये सब हो रहा है, उनकी कोई जवाबदेही या जिम्मेवारी नहीं। जवाबदेही और जिम्मेवारी मुख्यमंत्री स्वयं की है। इसी से जुड़ा मेरा तो काउंटर ये है कि अगर आपके आक्षेप अनुसार ऊपर से नीचे तक ये नौकरियां बेची जा रही थी, तो इसी सरकार के विजिलेंस से क्यों पकड़वाया गया? एक और आदरणीय मित्र ने भी ये सवाल पूछा, और मैंने इसलिए आपको 6 उदाहरण दिए, मैं दोहराकर आपका समय नहीं लूंगा। हर बार कई बार ऐसा होता है, आप याद करिए कि करने कुछ गए हो, पकड़ा कुछ और जाता है, और फिर जब घोटाला खुल जाता है तो आप उस पर पर्दा नहीं डाल सकते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। किसी ने शिकायत की, कोई छोटी मोटी, वो गए, उसके लिए थे, पूरा का पूरा जो नौकरी बेच तंत्र है उससे ही पर्दा उठ गया। ये तो अचानक आ गया गले में। हाँ। और इसी प्रकार से कैश फॉर जॉब स्कैम आया था। पर आप मुझे बताइए 2018 के कैश फॉर जॉब स्कैम का 4 साल के बाद क्या हुआ? कितनी खबरें चली, खट्टर साहब ने कितनी वाहवाही लूटी, कहा मैंने एफआईआर दर्ज करवा दी, इन्हें चौराहे पर अब फांसी लग जाएगी। 4 साल, 18, 19, 20, 21, 4 साल बीत गए। वो सारे लोग एक बार फिर उन्हीं पदों पर फिर नौकरियां बेच रहे हैं। तीसरा बिंदु है इसी जो आपने कहा कि सब कुछ स्कैनिंग बाहर,
पेपर बाहर, मार्किंग बाहर, मेरिट लिस्ट तैयार, सब बाहर, सब कुछ निजीकरण हो गया। तो ये प्रक्रिया कांग्रेस सरकार में किस टाइप से थी, थोड़ा सा कंपैरिजन अगर कर सकते। देखिए, क्योंकि मैं स्वयं कभी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के संचालन में या प्रभारी मंत्री नहीं रहा, तो मुझे पूरी प्रक्रिया की जानकारी नहीं। कोई ना कोई उस समय के अधिकारी या जो राजनीतिज्ञ उस समय में प्रभारी होंगे वो बता सकते हैं। पर मैं एक बात आपको बता सकता हूं कि परोक्ष रूप से ठेकेदारी प्रथा पर सारी नौकरियों को दे दिया गया है। यानी आयोग अब नहीं है, आयोगों ने आगे ये नीचे दे दी। पिछली बार भी जब पेपर लीक हुआ और मैं आपके सामने रखने आया और मैंने ओएमआर शीट, आप सबको याद है ओएमआर शीट घोटाले के बारे में मैंने कितनी बातें कही। खट्टर साहब ने कहा कभी कोई ओएमआर शीट स्कैन ही नहीं हो सकती, उसमें तो कोई भर ही नहीं सकता, ये जवाब था। उन्होंने मजाक उड़ाया। हर बार हम बोलते हैं कि ओएमआर शीट्स में हेराफेरी चल रही है, और जो मैं बात कहता था वो आज सच साबित हो गई। बात बड़ी सीधी है। तब भी उन्होंने कहा कि कहां से पेपर बनवाया था, जम्मू कश्मीर में पुलवामा से। अरे आपको हिंदुस्तान में कोई और जगह नहीं मिली पेपर छपवाने के लिए, पुलवामा जाना पड़ा आपको, इसलिए कि वहां से पेपर लीक होना आसान होगा, वहां से लीक करवाओ, बेच दो। तो इसकी जिम्मेवारी, जवाबदेही मुख्यमंत्री की है। अब जो सुई है वो सीधे उनके दरवाजे के ऊपर है, भाजपा सरकार के दरवाजे पर सुई है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये गलती से या जाने अनजाने में पकड़ी गई विजिलेंस की जांच से सारे तथ्य सामने आ गए। हम जब कहते थे तो आप भी नहीं मानते थे। कई बार जब मैंने सब इंस्पेक्टर पुलिस में, कांस्टेबल में ओएमआर शीट का मामला उठाया तो एक दो साथियों ने तो उसे माना, बाकी साथियों ने कहा कि नहीं, ओएमआर शीट थोड़ी फालतू आ सकती है या कुछ हो सकता है, ये तो 2 महीने पुरानी बात भी नहीं है। 2 महीने बाद सारी बात वही सामने आ गई। तो इसलिए ये जांच मुख्यमंत्री नहीं कर सकते, बिल्ली दूध की रखवाली नहीं हो सकती। खट्टर साहब, मेरे साथी 2 चीजें बड़ी साफ हैं। नंबर 1, आपने सेक्रेटरी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन एक आईएएस अधिकारी को लगाया है। अगर आप पिछले 30-40 साल का इतिहास भी देखें तो सीक्रेसी की और स्ट्रांग रूम का प्रभार वो सेक्रेटरी कमीशन के पास होता है। पहली बार किसी ने खट्टर सरकार में वो प्रभार उस आईएएस अधिकारी से लेकर एक ऐसा अधिकारी जो 4 साल पुराना है उसको पकड़ा दिया। सीक्रेसी का भी वही प्रभारी, स्ट्रांग रूम का वही प्रभारी। जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। शायद आईएएस अधिकारी इस प्रकार की हेराफेरी में संलिप्त नहीं होता या इनकार कर देता। नौकरी बेच गिरोह के साथ नहीं मिलता, सरकार में उन रसूखदारों और सफेद पोशों के साथ नहीं मिलता जो ये चाहते थे कि ऐसा हो जाए। और इसीलिए शायद डिप्टी सेक्रेटरी को लगाया गया होगा। बाकी तो जांच में सामने आएगा। ऑर्डर किसने किए? ऑर्डर तो देखिए, ऑर्डर तो सरकार ही ने किए ना। सरकार के मुखिया कौन है? उससे पहले सर सेक्रेटरी के पास ही होते थे। मैंने इसीलिए कहा, जहां तक मुझे जानकारियां हैं, आप पिछले 30-40 साल की प्रक्रिया देखिए। सीक्रेसी प्लस स्ट्रांग रूम चार्ज हमेशा सेक्रेटरी पब्लिक सर्विस कमीशन के पास होता रहा है। जो वरिष्ठ पत्रकार हैं वो आपको बताएंगे भी। सुरजेवाला साहब, अभी जो विषय आपने उठाया, खर्ची पर्ची से अटैची, एक अटैची शब्द आपने जोड़ा। मुख्यमंत्री साहब हमेशा बोलते हैं कि खर्ची पर्ची हमने खत्म की। उनका इशारा होता है जो पीछे 10 साल आप सरकार में रहे हैं, 10 साल, तो खर्ची पर्ची उस समय चलता था। आपने आज इसमें बोला कि अभी अटैची पहुंच गया है खर्ची पर्ची, तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि जो वो सीएम साहब कहते हैं कि खर्ची पर्ची पहले चलती थी, उसमें अभी खर्ची पर्ची से बढ़ के अटैची में मामला पहुंच गया? मैंने इसीलिए बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, खर्ची भी यहीं चलती है, पर्ची भी यहीं चलती है, और अब खर्ची पर्ची बदलकर अटैची बन गई है। जुमलों से बड़े मियाँ भी जुमले लगाते हैं, छोटे मियाँ भी जुमले लगाते हैं। जुमलों से बच्चों की जिंदगियां लूटने पर पर्दा नहीं डल सकता।
ये हरियाणा के बच्चों की जिंदगियों की लूट है जो खट्टर साहब और उनकी सरकार में उनकी नाक के नीचे चल रही है। इसकी जांच होना प्राकृतिक है, स्वाभाविक है और वक्त की मांग भी है। इसमें बात जो जांच हो रही है उसमें ऐसी कुछ जानकारी आ रही है कि जिस एजेंसी पर मामला दर्ज होना चाहिए था उस पर नहीं हुआ, बल्कि जो जिसके पास इसका ठेका ही नहीं था, काम ही नहीं था, उसके ऊपर ऐसे तभी तो पर्दा डाला जाएगा। आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे अपने आप को भी जोड़ता हूं। अगर ऐसा है, अगर ये तथ्य सही हैं, तो फिर पर्दा डालने की शुरुआत तो शुरू हो गई। I have a different question. Okay, let's finish this, then I'll go to the different. जगदीप जी, आपको जो ये मामला है पूरा स्कैम है, आप कह रहे हो सिटिंग जज जांच करें। नहीं, मुख्य न्यायाधीश जांच न्यायाधीश करेंगे। के निर्देश पे करें। लेकिन वो कह रहे हैं विजिलेंस से जांच करा रहे हैं, सही एजेंसी है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्या इसमें कोई लीगल कोई एक्शन? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, पार्टी इसका संज्ञान ले चुकी है और पार्टी हरियाणा के युवाओं के साथ मिलकर जो संघर्ष करना है वो करेगी। परंतु बिल्ली को दूध की रखवाली नहीं बिठाया जा सकता। अनिल नागर अकेले व्यक्ति नहीं हैं, वो तो एक बहुत छोटा सा पेच है इस पूरे षड्यंत्र का। इस षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? और ये राशि 4 या 5 करोड़ नहीं, ये हरियाणा के नौजवानों से सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए लूटी हुई राशि है। ये कहां किस किस के पास गई, इसकी जांच आवश्यक है, हमारा ये कहना है। एक विषय इसमें और आया है कि जो एस्टेट का एग्जाम होता है, वो एस्टेट के एग्जाम से उसमें जांच में आया कि वहां से शुरुआत हुई थी इस घोटाले की। जी, तो भिवानी बोर्ड का जो एस्टेट एग्जाम है उसकी भी आप कुछ इंक्वायरी की? बिल्कुल, मैंने बिंदु नंबर 7 जब उठाया तो उसकी चर्चा की और मैंने बाकायदा ये कहा कि अनिल नागर जब हरियाणा बोर्ड में एचटेट का एग्जाम करवाता था 2016-17 में, ये खबरें आ रही हैं कि ये घोटाला अश्वनी के साथ मिलकर तब चालू हुआ था। तो इसका मतलब एचटेट के एग्जाम में भी सब बच्चों के भविष्य को इसी प्रकार से मंडी लगाकर बेचा गया था। स्वाभाविक तौर से इसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू। आप कुछ पूछ रहे थे भाई साहब? अभी टेक बोथ क्वेश्चंस। दोनों में यही है। चलिए। मणि सरकार ने कहा है कि डिफेंस पे सरकार को खर्चा नहीं करना चाहिए, बल्कि हेल्थ और एजुकेशन पर खर्चा करना चाहिए। डिफेंस पर खर्चा करने से मतलब आप किसी डर में हो कि कोई हमला करेगा, उस पर वो डर निकाल देना चाहिए। मैंने उनकी टिप्पणी नहीं देखी, पर मैं आपको एक जनरल जवाब दे सकता हूं। किसी व्यक्ति की कोई भी राय हो सकती है, पर इस देश की सुरक्षा हमारी प्रथम प्राथमिकता है। इस देश की सेनाएं, इस देश के सैनिक, इस देश की तीनों मिलिट्री सर्विसेज हमारी पहली प्रेफरेंस हैं। और कांग्रेस ने लगातार डिफेंस बजट को 10 साल में यूपीए के कार्यकाल में बढ़ाया था। और मैं आपको यह भी याद दिलाऊं, आज जो चीन हम जगह जगह हमारी सरजमी पर कब्जा करके बैठा है और मोदी जी चीन का नाम लेने से घबराते हैं, वो चाहे डेप्सांग प्लेन्स में वाई जंक्शन तक उनका कब्जा हो 18 किलोमीटर अंदर, जिससे वो हिंदुस्तान की सबसे फॉरवर्ड मिलिट्री एयर स्ट्रिप डीबीओ दौलत बेग ओल्डी एयर स्ट्रिप तक आर्टिलरी फायर से मार कर सकते हैं। वो गोगरा हॉट स्प्रिंग्स लद्दाख में उनका कब्जा हो, वो अरुणाचल में अब उन्होंने 2 गांव बसा लिए हैं लाइन के इस पार हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वो हो, या उत्तराखंड में बार बार उनके द्वारा पुल नष्ट करना या ऐसी घटनाएं हो। प्रधानमंत्री चुप हैं। अगर वो माउंटेन कॉर्प्स बना लेते जिसकी कांग्रेस ने व्यवस्था की थी, तो शायद वो 63,000 करोड़ रुपया अगर हम खर्चते तो हम चीन को सही जवाब दे सकते थे और मातृभूमि की रक्षा कर सकते थे। अभी भी देर नहीं हुई, जितना पैसा हमारी सेनाओं को देना पड़े वो दीजिए, पहली प्राथमिकता के तौर पर देश की सुरक्षा की जिम्मेवारी देश के प्रधानमंत्री और सरकार की है, वो करें। कोई व्यक्ति क्या कहता है उस पर मुझे टिप्पणी नहीं करनी। Manish Tiwari has written a book in which he has said that in 26/11 Congress has a weak policy. IAF wanted to take revenge, but Congress blocked. How do you see this? Sir, it's all about the national security situation.
Somehow you attack the I do not comment upon books, more so when they have not even been released. Thank you. इसको लेकर सोनिया गांधी ने एक बैठक भी बुलाई। Sonia ji has called no such meeting. सर, कल पंजाब में केजरीवाल जी ने कहा है कि पंजाब में एक नकली केजरीवाल घूम रहा है, यानी उनका इशारा चन्नी जी की तरफ था कहीं ना कहीं। पेट में बहुत दर्द है केजरीवाल साहब के, ये स्वाभाविक भी है क्योंकि पंजाब में उनकी जो जमीनी पकड़ है, केजरीवाल साहब, आदरणीय दोस्त, केजरीवाल साहब के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने गरीबों, किसानों, दुकानदारों, दबों, कुछ शोषित वंचित वर्गों के लिए साहसिक और निर्णायक कदम लिए हैं। वो ना भाजपा से हजम हो रहा, ना अकाली दल से हजम हो रहा और ना केजरीवाल साहब से। क्योंकि उन्होंने भी मेरी शुभ केजरीवाल भी घोषणाएं कर रहे हैं, उनकी उसी तर्ज पर चन्नी जी कह रहे हैं। उनकी अच्छी महिलाओं को केजरीवाल साहब की अच्छी सेहत के लिए मेरी शुभकामनाएं और ईश्वर उन्हें जल्द से जल्द स्वस्थ करे क्योंकि अच्छा विपक्ष आवश्यक है। अगर उन्हें कोई भी राजनीतिक अस्वस्थता के वो शिकार हैं तो वो जल्दी स्वस्थ हों और जो वो फर्जीवाड़ी की घोषणा कर रहे हैं पहले दिल्ली में लागू कर दें।